प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सदर आरिफ अलवी के आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों से मुतालिक ट्वीट ने नई आईनी जंग छेड़ दी। वजारत कानून और ऐवान सदर आमने सामने। सदर पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओहदे से फारिग, आला इदारे आपस में टकरा गए, आईनी बहरान संगीन। इसके अलावा बात करेंगे कल मंगल के रोज क्या इमरान खान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल सकेगा। दूसरी तरफ मुतनाज़ सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम, साइफर मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार, 4 रोजा रिमांड हासिल कर लिया गया। कुरैशी की गिरफ्तारी के पीछे असल कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानियों की हलाकतें, गैर कानूनी तरीके से बाहर मुमालिक भिजवाने में FI अफसरान मुलव्विस निकले। वज़ीर आज़म को पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात, बॉर्डर पर तैनात FI अफसरान के असासों की तहकीकात का मुतालबा। रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात किए गए उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, कल एक बहुत अहम ट्वीट सदर पाकिस्तान का सामने आया और उसके बाद एक पूरे मुल्क में आईनी बहस छिड़ गई। आप प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रफीक तारड़ रहे हैं, इन प्रैक्टिसेस को आपने बहुत करीब से देखा है, तो ये बताइएगा कि इस ट्वीट पे क्या कहेंगे, आपके व्यूज क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि इसको आईनी तनाज़ा की शक्ल दी जा रही है, या चाय की प्याली में एक तूफान, मैं इसे कहना चाहूँगा, इसलिए कि सदर ग्रामी का जो ट्वीट है जो कल उन्होंने दिया वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो खुद अपनी वजाहत करता है और उसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिस पर बहस की जाए। अगर उसको आप सामने रख के देखें तो वो अल्लाह को गवाह बना के अपने ट्वीट का आगाज करते हैं और पहला कन्फेशन ये देते हैं कि मैंने इन दोनों बिलों पे दस्तखत नहीं किए। सो वन थिंग इज क्लियर कि दोनों बिल प्रेसिडेंट पे के अनसाइंड है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मैंने साइन क्यों नहीं किए, उसकी वजह बताते हैं, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। अब जो आइन की मुतल्लका क्लास है 75, उसके आगे दो अज्जा हैं, ए है और बी है। ए ये कहता है कि सदर अगर उस बिल से कोई इख्तलाफ नहीं करते तो उसकी असेंट दे देंगे, दैट्स ऑल। बी ये कहता है कि अगर सदर को कोई उससे इख्तलाफ है, किसी नुक्ते पे वो राजी नहीं है या यकसुई नहीं है उनकी, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करेंगे, अपने ऑब्जेक्शंस देंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे, अपनी अमेंडमेंट्स देंगे और रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस दे देंगे। दीज आर 2 ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन उसमें सिरे से है ही कोई नहीं। यानी जो ऑप्शन सदर ग्रामी ने ले लिया कि मैं साइन भी ना करूं और ये वापस चले जाएं, इस ऑप्शन की आइन के अंदर कम से कम कोई जगह नहीं है। अब वो खुद ही अपने ट्वीट में कहते हैं कि मुकर्रा वक्त के अंदर वापस करने की मैंने तलकीन की। अब उन्हें यह भी पता था कि मुकर्रा वक्त कितना है, यानी 10 दिन है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन था कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो ये बिल मौसर हो जाएंगे, लिहाजा मैंने गैर मौसर बनाने के लिए इनको 10 दिन के अंदर वापस भेज देंगे। आगे चल के वो खुद ही कहते हैं कि मैं तवक्को रखता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा और जो इस कानून से मुतासर होंगे मैं उनसे पेश की माफी मांगता हूँ। उन्होंने ये कह दिया कि इस गलती से जो उनके बिहाफ पे हुई या स्टाफ के बिहाफ पे हुई, ये बिल कानून बन गए हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे और वो लोग भी माफ करें जो इससे सजा पाएंगे। इसमें कहाँ एम्बिग्युइटी है, कहाँ इसमें कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर इनके तर्जुमान बात करें। तर्जुमान जो कुछ कह रहे हैं ना, खुद साख्ता, वो सदर की नफी कर रहे हैं। सदर ने जो बात नहीं कही वो उसमें से निकाल रहे हैं। अब ये कोई आईनी बहरान नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ रही। सदर ने ये 2 रास्ते थे कि वो एसेंट दें या एतराजात लिखें, दोनों रास्ते नहीं चुने। तीसरा रास्ता है नहीं उनके पास। जब बिल जू के तुम आ जाएंगे, चाहे वो 10 दिन के अंदर आए या 10 दिन के बाद आए, वो उनके लिए फिर मजलिस शूरा वाली शर्त साकत हो जाती है। मजलिस शूरा सिर्फ उस वक्त रिकंसिडर करती है जब सदर रिकंसिडरेशन के लिए कहता है। जब वो नहीं कहता और जू का तू दे देता है तो मीनिंग देयर बाई कि उसे कोई इख्तलाफ नहीं है उससे। अब किसी ट्वीट में कह देना कि मुझे इख्तलाफ है, ये और बात है। क्यों नहीं उस पर लिखा उन्होंने? 10 दिन एक दिन पड़ा रहा, 10 दिन दूसरा दिन बिल पड़ा रहा, वो गौर फिक्र करते रहे, उस पर एक लफ्ज नहीं लिखा कि मुझे इख्तलाफ है। और जो बिल जिनसे उनको इख्तलाफ था, 13 बिल आए हैं, इन्हीं दिनों में आए हैं।
उन 13 के 13 बिलों पे उन्होंने अपनी राय दी हुई है, अपने ऑब्जेक्शन दिए हुए कि मैं क्यों वापस कर रहा हूँ। इन बिलों से ये इस्तिस्ना का जो मुजाहरा उन्होंने किया है, उसकी एक ही वजह समझ में आती है कि वो न तो अपनी पार्टी को नाराज करना चाहते थे और न वो किसी और को नाराज करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बिल कानून भी बन जाए और जिम्मेदारी भी मुझ पे ना आए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ये इस लेवल की सतह पे इस तरह की जो करतबकारी होती है, वो इसी तरह के मसाइल जन्म लेती है जो इस वक्त जन्म ले चुके हैं। इनमें कोई आईनी इशू नहीं है। आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव आपने सारा एक्सप्लेन किया सर सदीकी साहब। आपकी बातों से ये लग रहा है, ऑब्वियस भी है, तो सदर साहब मिले हुए थे, इदारों के साथ भी मिले हुए थे कि चलें, वो कहते हैं ना चोर को कहें चोरी कर लें और जिसकी हो रही हो तो उसको बता दें आपकी चोरी हो गई है। उन्होंने वहाँ भी खुश कर दिया उनको, मतलब है कि जो पावरफुल लीड थी, इदारे थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, उनको भी खुश कर दिया, बिल भी बन गए और उन्होंने खान साहब की पार्टी को भी खुश कर दिया। जब यहाँ पे असद उमर साहब और उसके बाद उससे पहले शाह अहमद कुरैशी साहब, खान साहब पे भी इसी पे पर्चा हुआ। सो ही वाज प्लेइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को खुश कर रहे हैं वो। देखें खलासा साहब, आप माशाल्लाह बहुत कोना मश्क रिपोर्टर भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, एंकर भी हैं। आप खुद जरा गौर कीजिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल तस्दीक तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इस मनसब का। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, सदर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इज्जत है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, अगर उसको इंटरप्रेट करें, अगर उसको ट्रांसलेट करें, तो फिर हमें गौर फिक्र करना पड़ेगा कि सदर ने बिल पे साइन क्यों नहीं किए और फिर बाद में साइन ना करने को अपनी कारकर्दगी का तमगा इम्तियाज क्यों बनाया। इसलिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी जमात को मुतमईन रखना चाहते थे। ये बात जरा बात की है। हुआ ये कि जब ये कानून बन गया और उन्हें पता चल गया कि ये कानून बन गया है, तो उस कानून के तहत एक गिरफ्तारी हुई, बड़ी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हुई, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई, असद उमर साहब की हुई। इन गिरफ्तारियों से एक भूचाल आया और सोशल मीडिया पे एक तूफान उठा, एक जलगार आई, एक सुनामी आया और उसी अंदाज का आया जिस तरह पीटीआई के सोशल मीडिया से आया करता है। सदर ग्रामी उसकी ताब नहीं ला सके। कलासरा साहब, आप देखिए कि कोई सदर के मनसब पे बैठा हुआ, आप जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी भी जब गुफ्तगू करता है तो अल्लाह रसूल की कसम खाने से पहले 10 दफा सोचता है। जब वो अल्लाह की कसम खा के अपना वो करते हैं तो क्या मतलब है? उनके दिल पे कोई उनके जहन पे क्या दबाव था? उनके हिसाब पे कोई प्रेशर था ना कि वो ये कह रहे हैं कि लोग मेरी इस बात का यकीन कर लें। और दूसरी तरफ वो 10 दिन तक बैठे रहते हैं और उनका जो सेक्रेटरी है, जिसको सैक किया है उन्होंने आज, वो ये कह रहा है कि वो अभी बिल उनके पास पड़े हुए हैं, उनके चैम्बर में पड़े हुए हैं। तो सदर साहब को मेरा ख्याल है कि अब इस तरह की करतबकारी नहीं करनी चाहिए। बड़ा मनसब है। देखें, मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा, तो वहाँ का जो मीडिया है वो कहता है जी कि पाकिस्तान हैज बिकम मैंगो स्टेट, बनाना से भी आगे निकल गया है। तो हमें मैंगो स्टेट ना बनाए। वो औहदे आनी जानी चीज है। उन्होंने 5 साल का अरसा इक़्तिदार माशाल्लाह पूरा कर लिया है कमोबेश। वो चले जाएं। इस ऐवान को, जो बहुत बड़ा ऐवान है, ऐवान सदर है, मैं खुद इस पे रहा हूँ, आप जानते हैं, इसकी कोई तकरीम होती है, कोई इज्जत होती है। उसके अंदर बैठ के अगर आप एसी डीसी की या पटवार खाने की सतह पे आके आप इस तरह के ट्वीट करना शुरू कर दें और ब्लेम गेम शुरू कर दें तो अच्छा नहीं लगता। उनके पास बेहतर रास्ता मौजूद है कि इसकी जिम्मेदारी खुद लें और घर चले जाएं। आपने बात की, मेरे जहन में वो सवाल था, खैर आपने उसका जवाब दे दिया। आज तक कभी हमने नहीं देखा, बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे इश्यूज़ हैं, उसमें गिलानी साहब है, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और बहुत कुछ हमने देखा। कभी इवन इमरान खान साहब, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई ट्वीट जो है उन्होंने इस तरीके का किया हो कि पहले उन्होंने कस्में खाई हों, कुरान उठाया हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर किया हो। तो क्या उन्हें शक था कि मेरी बात पे वैसे यकीन नहीं किया जाएगा जब तक मैं इसमें अल्लाह रसूल और कुरान पाक की कस्में नहीं खाऊंगा, ताकि लोगों को यकीन दिलाने का। सो द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, या उस पे वहाँ पे मनसब पे बैठे हुए जो साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उनकी अपनी कोई इंटेग्रिटी, अपना उनकी वो क्या कहते हैं यकीन, को लोगों का तकय्युन कुछ नहीं रहा। जब तक आप कसम नहीं खाएंगे तो पीपल वॉन्ट बिलीव यू कि आप सच बोल रहे हैं। या आप इसको कैसे देखें? इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी एज वेल कि एक अगर प्रेसिडेंट साहब कह देते हैं कि आई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फलां फलां सेज दिस दिस दिस, फेयर इनफ,
आपको क्यों एक पूरा मजहबी टच देने की ज़रूरत पड़ी है लोगों को यकीन दिलाने के लिए? क्या हमारे ओहदे, हमारे लीडर्स, हमारे सियासतदान, हुक्मरान जो हैं, उनका कोई वो नहीं रही, इंटेग्रिटी ख़त्म हो चुकी है, लोग उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करते, लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, ब्लफ करेंगे, सो यू हैव टू, आपको कुरान पे या अगेन उस पर रसूल पाक पे या उस पर आपको खुदा पे कसम खानी पड़ती है। ये तो ज़्यादा एक मतलब डैमेजिंग और ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है कि लोग अब आपकी बात पे यकीन ही नहीं करते जब तक अब कुरान या कसम या कोई और कोई बात, कोई मजहबी बात नहीं करेंगे आप। ये तो ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है, इस बिल से जी भी ज़्यादा बिल्कुल खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं क्लासरो साहब। लेकिन आप ये देखिए, आप ऐवान सदर पे जरा निगाह डालिए, माजी करीब में चले जाइए। सर यहाँ हमेशा सदारत के मनसब पे बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात रही हैं जो पार्टियों से वाबस्ता थी। आप अगर यहाँ से ले लें, लगारी साहब से ले लें, लगारी साहब के बाद तारड़ साहब भी रहे हैं, जरदारी साहब भी रहे हैं, ममनून साहब भी रहे हैं। ये सब सियासी शख्सियात हैं या सियासी जमातों से इनका ताल्लुक रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जितना सियासी ताल्लुक निभाया है और निभाने की कोशिश की है, और कायदे, कवानीन, ज़ाब्ते, अखलाकियात, रिवायात, तहजीब, सकाफत, सब चीज़ों से सर पे नज़र करके इन्होंने बिल्कुल एक पार्टीजन किरदार अदा किया है। आज के इस मसले से हट के मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए, उनके पास कोई रेफरेंस आता है, आंखें बंद करके साइन करके काजी फायजा के खिलाफ रेफरेंस डाल देते हैं। वजीर आजम जो शिकस्त खा चुका है असेंबली के अंदर, वो कहता है असेंबली तोड़ दो, ये एक सवाल किए बगैर असेंबली तोड़ देते हैं। 45 बिल्स एक दिन में पास करती है पीटीआई, 45 ये तस्दीक करके उसको दे देते हैं। 77 राहुल क्लासरा साहब इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किए हैं, और इनको आज जमहूरियत याद आ रही है और ये इस तरह की बात। इनका पूरा जो कैरियर है ना 5 साल का, वो सियासत से लथपथ है। इन्होंने ऐवान सदर को कभी एक नॉन पार्टीजन ऐवान नहीं बनने दिया। बाकी भी पार्टीजन लोग थे, लेकिन ये हरकत नहीं की उन्होंने जो ये कर रहे हैं। अब आके जब इन्होंने देखा कि ये खबर चल पड़ी कि जी ये कानून बन गया है, तो इन पे तनकीद हुई कि भाई तुम इतने कानून यूनिवर्सिटियों के वापस भेज रहे हो, HEC के वापस भेज रहे हो, 13 बिल भेज के हर एक पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन भी लगा रहे हो, तो इनको बगैर ऑब्जेक्शन के आपने क्यों अप्रूव कर दिया? पहले तो ये खबर चली ना कि सदर ने दस्तखत कर दिए। इस पे इन पे तनकीद हुई। जब तनकीद हुई तो इन्होंने कहा मेरे पास क्या रास्ता है? इन्होंने कहा जी कि ये रास्ता है। मैं कहूँ मैंने दस्तखत नहीं किए। भैया आपने, अल्लाह के बंदे, आपने दस्तखत नहीं किए और बिल वापस गए, तो इसका क्या मतलब है? जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ आपके सामने कि जो अगली क्लास है कि मजलिस शूरा अपने मुश्तरका इजलास के अंदर गौर करेगी और सदर की ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद फैसला करेगी कि ये काबिल कबूल है या काबिल कबूल नहीं है। ये उस इवेंट में आएगा जब कोई ऑब्जेक्शन होंगे। जब ऑब्जेक्शन ही नहीं होंगे तो क्यों इंतजार किया जाएगा उस मुश्तरक? वो तो साथ ही कानून बन गए। तो अच्छा सर, आपने देखा होगा जो सेक्रेटरी साहब हैं जिनको इन्होंने पोस्ट आउट किया, सरेंडर किया है, डेफिनेटली ये एक ग्रेड 22 का ऑफिसर है, उनकी अपना एक कैरियर है, सर्विसेज हैं। इन्होंने जब उन पे डाला है सारे का सारा मलबा, उन्होंने भी लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट साहब को, उन्होंने कहा मेरे पास तो फाइल ही नहीं है, अभी भी आपके दफ्तर में पड़ी हुई है। सो सदर साहब इस वक्त, पहले उन्होंने अपने ऊपर से ब्लेम हटाया जनाब कि मैंने तो साइन ही नहीं किए, और फिर कहा जनाब क्योंकि अब ये बिल बन गया है तो फिर उसके बाद अल्लाह जाने, बंदे जाने, अदालतें जाने, मैं अभी से माफ़ी मांगता हूँ। मतलब उन्होंने उस बिल को मान भी लिया। अगर कल वाला ट्वीट देखे उसमें तस्लीम किया कि ये बिल है, इसके जो विक्टिम होंगे या प्रोसिक्यूशन होगी उन बेचारों से माफी मांगता हूं। मतलब उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ये बिल नहीं है क्योंकि मैंने साइन नहीं किया। साथ जो अपने सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है, तो सेक्रेटरी साहब जो हैं आज उन्होंने जवाब लेना ये लेटर लिख दिया। ये तो एक मतलब बड़ा क्राइसिस हो गया। किसको हम सच्चा झूठा समझें? कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, आपका ख्याल है? सदर साहब ठीक कह रहे हैं या उनका सेक्रेटरी ठीक कह रहे हैं? सर नहीं सर, इंक्वायरी तो जब होनी चाहिए ना कि कोई एम्बिगुइटी रह गई हो। क्लास साहब क्या एम्बिगुइटी है? कोई एम्बिगुइटी नहीं है। उन्होंने 2 रास्ते थे, उन्होंने दोनों रास्तों का इंतखाब नहीं किया जानबूझ के। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना जो जिसका जिक्र आईन के अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं है, और तीसरा रास्ता इसलिए चुना कि सांप मर जाए और लाठी बच जाए। अब यह है कि लाठी भी नहीं बची, सांप भी नहीं मरा, और वो इस ज़हनी कैफियत में है जिसको मैं कोई खास नाम नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक मतवाजन ज़हन की अक्कासी वो इस वक्त नहीं कर रहे। उन्होंने माफी मांग ली, और हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि हर माफी जो होती है वो एक तलाफी मांगती है।
तो इनकी इनकी माफी की तलाफी यही है कि ये दफ्तर छोड़ दें, घर चले जाएं, पार्टी के मामलात को संभालें। पार्टी के बड़े लीडर चले गए हैं जेलों के अंदर, ये उसको संभालने की, समेटने की कोशिश करें और वो किरदार बनीगाला में बैठ के अदा करें, वो किरदार जमान पार्क में बैठ के अदा करें। अच्छा, लास्टली सर, यहाँ बैठ के अदा ना करें। लास्टली आपका हालांकि गला ही खराब था, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पे आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। लास्टली, इस तरह की सिचुएशन जब आप भी थे वहाँ प्रेसिडेंसी में थे सर, प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट तारड़ साहब, उस वक्त भी GHQ में, एस्टेब्लिशमेंट में और उन सदर तारड़ साहब में एक इख्तलाफ हुआ इन सेंस कि उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब जो हैं वो हलफ लेना चाहते थे, इंडिया जाना था। इंडिया ने कहा जनाब आप जब तक एक उसके सिविलियन हैट पहन कर नहीं आएंगे हम आपको एज आर्मी चीफ नहीं आने देंगे यहाँ पे। तो उनको मजबूरी बांध की, तो उन्होंने कहा जनाब के तारड़ साहब के पास है कि आप इस्तीफ़ा दें या छोड़ें। क्या आप समझते हैं कि उस तरह की सिचुएशन अब भी है कि जिस तरह का ये प्रेसिडेंट साहब और मतलब उन्होंने जिस तरह का ब्लेम करने की कोशिश की है, ये उसी तरह की सिचुएशन आपको लगती है या मुख्तलिफ है, या आपका ख्याल है ये अपनी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? तारड़ साहब तो नहीं कर सके थे कि क्योंकि उसमें डेडलाइन बड़ी शाम तक की थी। इसमें आपको लगता है कि ये अपना अपना टाइम पूरा करेंगे सितंबर तक, या उससे पहले उसी तरह की चीज़ हो सकती है कि तारड़ साहब की तरह इनको भी कहा जा सकता है कि सर आपने इसके ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की जो इसकी इंटेग्रिटी है, इसकी रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, इट्स अंडर थ्रेट, आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, इसको ख्याल नहीं किया, सो सर आप प्लीज़ यू लीव। इस तरह की चीज़ें लगती हैं आपको पैरेलल, या आपका ख्याल है नहीं इस दफ़ा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? क्लासरा साहब, वो सिचुएशन का बड़ा फर्क है सर। वो मार्शल लॉ का दौर था, एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता था अपनी मर्जी का कानून बनाना। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 4-5 जर्नैल आए और सदर ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उन्होंने 1-2 दिन मजीद कोशिश की। तीसरे दिन उन्होंने एक जारी कर दिया पीसीओ तो नहीं, कोई मार्शल लॉ रेगुलेशन ऑर्डर नंबर सच एंड सच, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त तक सदर है वो सदर नहीं रहेगा और जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सदर बन जाएगा। उनके लिए इतना काफी था और वो हो गया, अगरचे सदर ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। और बहुत बाद में जो कोर्ट का एक डिसीजन आया फ़खार मोहम्मद चौधरी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ कभी सदर था ही नहीं क्योंकि जैन सदर ने इस्तीफा नहीं दिया और वो उस वक्त तक सदर था जब जरदारी साहब ने ओहदा नहीं संभाला। कहने का मतलब ये है कि उसकी तफसील जरा बताएंगे सर। आज आप हमारे साथ लाइव हैं, बहुत सारी चीज़ ठीक है आपने लिखी होंगी, मैंने पढ़ी भी हैं कुछ आपकी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक मेरा ख्याल ऑडियंस हमारी व्यूअर्स माइट भी इंटरेस्टिंग कि क्या हुआ था, कौन से जर्नल्स आए थे और क्या उन्होंने मैसिंग की और तारड़ साहब ने आगे से क्या डिफाई किया था, कुछ डिटेल थोड़ी सी बताएंगे बिकॉज यू आर विटनेस टू द हिस्ट्री सर। दो चीजें क्लासर साहब, एक तो मेरा गला वाकई मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, आपसे मेरा रिश्ता है उसकी वजह से सर। लेकिन ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि ये 2-4 मिनट की कहानी है सर। ये इन कहानियों के लिए आप कोई प्रोग्राम रखें, मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा और आपको बड़ी दिलचस्प तफसीलात दूंगा। कहने का मतलब ये है कि मौजूदा हालात के अंदर मैं नहीं देखता कि कोई उन्हें जाके कहेगा, कौन जाके कहेगा भाई, PMLN कह चुकी है, पीपल्स पार्टी कह चुकी है, दूसरी जमातें कह चुकी हैं, आपकी अपनी जमात आप पे शुकुक व शुबात का इजहार कर रही है, पूरी कौम आपके इस रवैये से नाला है, पूरा मीडिया आप पे तनकीद कर रहा है। क्या जरूरी है कि 2 वर्दी वाले जाएं और आपको कहें कि आप घर जाओ? आपका अपना एक जमीर होना चाहिए, अपना एक कॉन्शियस होना चाहिए। आप खुद अपने साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर जाहिर है कि आप खींचातानी करते रहेंगे। ये रिपब्लिक जो है ये इसी तरह फिर चलती रहेगी, नित नई क्राइसिस आती रहेगी। अब ना आपसे कोई पूछताछ कर सकता है। हाँ, अगर आपको ये डर है कि जी आप जो ही यहाँ से निकले तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और आपके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हो रहा है, और ये खौफ आपको यहाँ ऐवान सदर में पनागज़ीन रखता है, तो ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये बड़ेपन की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने गला खराब बावजूद बहुत सारा टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी आर ग्रेटफुल। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शाह खावर साहब, साबिक जज मारूफ कानूनदान है, उनसे इन्हीं मामलों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कल इमरान खान को रिलीफ मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा, और चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद एक और जो अहम और बड़ी गिरफ्तारी है शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड करेंगी, इन तमाम मुमकिनात पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लासेस साहब, अभी हम गुफ्तगू सुन रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब की, और उन्होंने जिस तरह बिल्कुल रूल आउट कर दिया इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि ये ट्वीट किया जाता है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमने देखा कि इस ट्वीट के बाद जो पहला रद्द-ए-अमल प्रैक्टिकली सामने आया वो ये कि ये जो खुसूसी अदालत है ये कायम कर दी गई और आज उसकी पहली समाअत भी हो गई है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी साइफर मामले में, उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो जाता है। ये तमाम मामलात किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो गिरफ्तारी है इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपने सारे सवालात इकट्ठे कर दिए, हालांकि इनको एक एक करके डील करना चाहिए। पहली बात तो यह कि सदर साहब ने जो ट्वीट किया है ये ट्रेजेडी खान साहब की भी थी। मतलब बाज़ आपको पूरी पार्टी में एक ही पैटर्न मिलता है। अब सदर साहब को ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं थी, इन ए सेंस कि आपके पास एक मीडिया पूरा सेल है, डायरेक्टर मीडिया बैठे हुए हैं। खान साहब इन चीज़ों पे वो यकीन नहीं रखते थे। आपको याद होगा मरियम नवाज़ साहबा भी यकीन नहीं रखती थी, और इसी ट्विटर ने ना बड़े बड़े लोगों को ना एक्सपोज भी किया है, ख़राब भी किया है, और जहाँ वो पहुँचे हैं ना वहाँ तक भी लेकर किया है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे याद है, इनमें तीनों को इकट्ठे करके देखते हैं कि उस वक्त मरियम नवाज़ साहबा जब यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब ये प्राइम मिनिस्टर थे वज़ीर आज़म हाउस में, तो मरियम साहबा उस वक्त अपना मीडिया सेल चलाती थी। वहाँ पे सारे के सारी पार्टी के कुछ चंद लोग बैठते थे और उसमें बैठ के स्ट्रेटजी तैयार की जाती थी कि शाम को किस कौन से ग्रुप में जाएगा और टीवी पे बात करेगा, कौन ट्वीट करेगा। तो मरियम साहबा बड़े सख्त ट्वीट करती थी। उस पर चौधरी निसार अली खान साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ से कराची में थे, मुझे आज तक याद है। तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी ने सवाल किया, जी मरियम नवाज़ साहब ने फ़लाँ ट्वीट किया किसी कोई मुल्की इशू पे, नेशनल इशू पे, कंट्रोवर्सीज़ पे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी चौधरी निसार अली खान साहब ने। उन्होंने कहा, हुकूमतें जो है ना ट्विटर पे नहीं चलती होती। मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं। उन्होंने कहा, ट्विटर वाली हुकूमतें जो है ना इनके इंजाम भी फिर अच्छे नहीं होते। ये होते गवर्नेंस के जो इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ट्विटर का एक जो नुकसान है कि आप इस पर फ़ौरन एक एक्ट करते हैं, फ़ौरन रिएक्शन आता है, आपको फ़ौरन फीडबैक आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 6 लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो 600 आपको गाली देना शुरू कर देंगे, कंट्रोवर्सी करना शुरू कर देंगे आपके साथ में। अच्छा, क्लास साहब, शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिर बाद में बात करते हैं, समझाता हूं। हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह खबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह खबर साहब, हम बात कर रहे हैं जो एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट या एक ट्वीट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का आया और फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो कल से एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है वो इसमें हिजानी कैफियत का शिकार है। और जो ट्वीट आई है और उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है इंटरम, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ उसमें दिया, उसमें उन्होंने उसकी कंट्रडिक्शन की। लेकिन आज एक और सूरत हाल सामने आई है, वो ये है कि आज ही सदर मुमलिकत ने जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनकी जो है वो सबकदोश कर दिया और वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जो है वो रिपोर्ट कर दी। उन्होंने भी आज एक अपना मौक़िफ़ जो है वो सदर मुमलिकत के सामने रखा है और उन्होंने सदर मुमलिकत का जो ट्वीट में उनका जो मौक़िफ़ था उसकी बिल्कुल नफी कर दी है। तो इससे एक नई बहस जो है ये भी छिड़ गई है। तो अब बहरहाल ये चीजें देखने वाली हैं कि अगर आप सदर मुमलिकत की ट्वीट को देखें तो उसमें उनका जो पहला हिस्सा है उसमें तो उन्होंने ये फरमाया है कि मेरे पास जब ये बिल पेश हुआ जो दोनों हाउसेस से पास होके, तो मैंने इस पे दस्तखत नहीं किए थे और मैंने अपने अमले को ये हिदायत जारी की थी कि इसको वापस भेज दिया जाए, चूंकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अपने पास रखा और वो वापस नहीं भेजा। और अगले हिस्से में वो ये फरमाते हैं कि इसके नतीजे में जिन लोगों को तकलीफ पहुंची या जो इस कानून की जद में आ गए हैं, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि ये जो दोनों तरामीम एक्ट थे वो फिर पास भी हो गए और वो कानून का दर्जा भी हासिल कर गए। तो उनका जो ट्वीट में जो है वो तजाद नजर तो जरूर आ रहा है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है, फिर बाद में उसको कानून भी मान रहे हैं। अब अगर आप आर्टिकल 75 को देखें जो कि डील करता है कि जब जो दोनों हाउसेस एक बिल को मुत्तफिक हो जाए और उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज दें, तो प्रेसिडेंट के पास जो है वो सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको दस्तखत करके उसकी मंजूरी दे दें और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। लेकिन अगर उनको उसकी किसी शिक पे या पूरे बिल के ऊपर कोई एतराज है तो वो एक पैगाम की शक्ल में अपने एतराजात जो हैं या अपनी रिजर्वेशन जो है वो पार्लियामेंट को दोबारा भेजें, फिर उसका ज्वाइंट सेशन का इजलास हो, उसमें अगर उनकी तजवीज़ करदा तरामीम जो है वो मंजूर कर ली जाए
तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर वो असेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्लियामेंट अपनी पुराने ही मुसवदे के ऊपर मुसर रहे तो फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो 10 दिन के अंदर या उसकी असेंट कर दें, वरना उसको फिर डीम किया जाएगा कि वो कानून बन गया है। अब इसमें एक अबहाम है, वो ये है कि इन दो ऑप्शंस के अलावा जो है वो सदर मुमलिकत के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब एक चीज अगर आप ये देखें कि अगर सदर मुमलिकत किसी भी मुसद्दा कानून को जो को इनको आर्टिकल 75 के तहत भेजा जाए, अगर वो उसको एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बगैर कोई डिसीजन किए हुए 10 दिन से ज्यादा अगर अपने पास रखे तो फिर तो वो जो एक कानून साजी का अमल है वो तो जरूर हैम्पर होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि वो जो 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में, अगर इसका आर्टिकल 75 का अगर आप असल टेक्स्ट देखें तो उसमें यह था कि जब दोनों हाउसेस कोई बिल पास कर देंगी तो जब प्रेसिडेंट के पास वो जाएगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उस पर या तो उसको असेंट करेंगे या अगर उस पर खामोशी इख्तियार रखेंगे तो 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। अब 18वीं तरमीम ने उन्होंने इस 30 दिन को जो है वो खत्म करके 10 दिन कर दिया, लेकिन वो डीमिंग क्लॉज जो है वो खत्म कर दी। उसमें डीमिंग क्लॉज उन्होंने सिर्फ उस सूरत में रखी कि जब वो प्रेसिडेंट सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें वो एतराज करेंगे तो उसके नतीजे में पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी ज्वाइंट सेशन में वो 10 दिन में उसको या अगर वो दस्तखत करेंगे या फिर 10 दिन गुजरने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। तो ये एक अबहाम मौजूद है जिसको जो है वो देखा जा सकता है। अच्छा सर, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली इसको एड्रेस किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी इरफान सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी और भी मैं वो देख रहा था, तो सदर साहब तो दोनों साइड से खेलते हुए लग रहे हैं कि पीटीआई को भी खुश कर रहे हैं जनाब कि मैंने दस्तखत नहीं किए, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को भी खुश कर दिया कि वो जो मैंने लॉ के तहत मैंने कोई ओपिनियन नहीं दी तो आपका कानून भी बन गया, माफ़ी भी मांग ली। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द प्रेसिडेंट। अगर उन्हें एतराज़ था तो वो फिर उस पर अपनी लंबी चौड़ी उन्हें तो पहले दिन एतराज़ करके वापस भेज देना चाहिए। उन्हें पता था पीटीआई के लोगों पे इस्तेमाल होगा और साइफर का मसला भी आ चुका था। बल्कि मज़े की बात इन्हीं दिनों में जब बिल इनके पास पड़ा हुआ था, इंटरसेप्ट की ये स्टोरी आई हुई थी और राना सनाउल्लाह साहब ने थ्रेट भी किया हुआ था कि हम इमरान खान साहब पे हम पर्चा भी देंगे, और बाद में हुआ भी सही। तो सदर साहब की तो नॉलेज में सारी चीज़ें थी कि ये जो लॉ मेरे पास टेबल पर आया हुआ है इस पर सबसे पहले तो खान साहब इसका शिकार हो रहे हैं, इसके बाद बाकी लोग भी हो रहे हैं। तो वो तो 10 दिन चुप रहे हैं, तो व्हाई डिड ही डू दैट? वो क्या उनके जहन में था? अपनी वो नौकरी बचा रहे थे कि सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि एवरीबॉडी शुड बी प्लीज्ड कि मेरे प्रेसिडेंसी में आखिरी को 10-20 दिन रह गए हैं तो मैं आराम से अपनी यहाँ पे पार्क्स प्रिविलेजेस, अपनी यहाँ पे पेंशन, सरकारी गाड़ियाँ, जो ताहयात जो कुछ मिलता है प्रेसिडेंट को, उसको सिक्योर करने के लिए सबको खुश किया इन्होंने और कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं ली इन्होंने। देखिए, मैं रुख प्लासा साहब, मैं आपको एक बिल्कुल बड़े एहतराम से एक बात करूं सर, क्योंकि जो सदर मुमलिकत का ओहदा है ये बहुत बड़ा ओहदा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है। सदर मुमलिकत जो है वो पूरे फेडरेशन की जो है अलामत है और यूनिटी ऑफ द नेशन की अलामत है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी तरफ से कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए थी। अब बात यह है कि उन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जो कि आइन में बिल्कुल भी दर्ज नहीं है, और उनके इस ट्वीट ने जो है वो बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में कुछ कवानीन जो है वो पार्लियामेंट ने पास किए थे और उनकी असेंट के लिए भेजे थे, तो उन्होंने बिला किसी ताखीर के वो जो सेकंड ऑप्शन है उस पर एतराज करके रिकंसिडरेशन के लिए ज्वाइंट सेशन में भेजा, जो कि फिर बाद में उस पर कुछ कवानीन में ऐसा हुआ कि उस पर अमल दरामद भी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दो ऑप्शंस थी सदर मुमलिकत को इन दोनों में से एक ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। अगर वो उसकी किसी शिक से या उस बिल से मुत्तफिक नहीं थे तो उनको एक पैगाम की शक्ल में वो पार्लियामेंट को वापस भेज देना चाहिए था। हाँ, उस सूरत में ये होता कि अगर चूंकि अभी नेशनल असेंबली जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो फिर वो जो पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन वाला जो एक आईनी तकाजा है वो उस वक्त तक मौखर रहता है जब तक कि नेशनल असेंबली नई वजूद में ना आ जाए और उसका फिर ज्वाइंट सेशन मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बिल को दोबारा ना पेश किया। मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं इस बिल को रोका जा सकता था, दोनों बिल्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 11 अगस्त को तो मेरा ख्याल असेंबली खत्म हो गई थी या 9 अगस्त को। उसके बाद तो ये हुकूमत जो है वो कोई अगेन वो उसका तो वजूद नहीं रहा था। पार्लियामेंट जो है कौमी असम्बली ख़त्म हो गए थे, लिहाजा जॉइंट सेशन भी नहीं बुलाया जा सकता था जिसमें इसको बैठ के अप्रूव करा लेते। तो सदर साहब के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो आके 14-15 तारीख को अगस्त को अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वो
एतराज़ात लगाकर वापस कर देते तो ये दोनों बिल नहीं बन सकते थे। ना खान साहब पे पर्चा हो सकता था, ना शाह कुरैशी साहब गिरफ्तार होते, ना असद उमर के जो सुन रहे हैं। सो इट मीन्स कि उन्हें पता था कि ये प्रोसेस वो ले सकते थे, रूट ले सकते थे, ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन चुप करके 18 अगस्त तक बैठे रहे हैं कि चलें ये बिल बन जाए, फिर बाद में ट्वीट करके अपने आप को इनोसेंट बने। सो ये तो फिर पूरा प्लान्ड है। फिर देन इज पार्ट ऑफ, वो कहते अगर ही इज़ नॉट द सोल्यूशन, इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर तो इन्हें पता था कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये 5 साल ये इस MNA भी रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, ये नहीं है कि इनको पता नहीं था, लॉज का नहीं पता था, रूल्स का नहीं था। ही न्यू एवरीथिंग कि इस वक्त कोई कौमी असम्बली नहीं है, मैं वापस करूंगा तो उनके लिए फिर जॉइंट सेशन बुला के कराना मुश्किल होगा, या कोई कानून में प्रोविजन है कि वापस भेज भी देते तो फिर भी यही मतलब कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक हो जाता, बन जाता। मुझे उसका नहीं पता दूसरी क्लास का। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें, अगर वो ज्यादा उनके पास एक इख्तियार मौजूद था कि उनको ये पता था कि नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व होने वाली है, डिसॉल्व हो चुकी होगी, और उनकी जो ऑप्शन 2 इस्तेमाल करने से नई असेंबली की आमद तक वो बिल गैर मौसर रहता, कानून का दर्जा ना हासिल कर सकता। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको एक और भी बता दूं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो FIR कटी है वो 15 अगस्त को कटी है। वो इस तरमीमी एक्ट की जो है वो नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ जो भी है, उससे पहले की है वो। और मैं नहीं समझता कि इस तरमीम के बाद जो है या इस तरमीम के नतीजे में जो कंट्रोवर्शियल है उसके तहत मुकदमा कायम हुआ। वो मुकदमे की तो इंक्वायरी 2022 में शुरू हो चुकी थी। नहीं, उसके बाद में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग तो नया बिल आने के बाद इसमें वो मिसल वगैरह कहते हैं पुलिस या FIA, वो जो एक नई इंक्वायरी कर रहे हैं उसके क्लासेस वो उसमें इंसल्ट कर सकते हैं जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अभी जाएंगे? नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो कानून कोई अगर मुलजिम किसी एक कानून के तहत ट्रीट हो रहा है और सब्सिक्वेंटली अगर उसमें कोई तरमीम आ जाए तो वो फिर अगर तो वो मुलजिम के एडवांटेज में हो फिर तो एप्लीकेबल होता है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अदरवाइज ये तो बड़ा मुसलमान कानून है कि एक बंदा जो कि किसी एक कानून के नतीजे में मुलजिम है, बाद में उसकी सजा जो है सब्सिक्वेंटली अगर ज्यादा कर दी जाती है तो उसका इतलाक जो है वो माजी से नहीं हो सकता। अच्छा, वो ठीक है, क्लियर हो गया। शाह कुरैशी साहब में जो FIR हुई है ये भी पिछले कानून पे हुई है, नए पे हुई है? ये मेरे ख्याल में पिछले कानून से हुई है, उसका अमेंडमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, इनका कल मंगल को केस आ रहा है सर, ये जो जिसमें सज़ा हुई है इनको, और इस पे कहा जा रहा है कि अदालतें रिलीफ दे सकती हैं, 3 साल की सज़ा है, छोटी सज़ा है। तोशा खाने वाला जो केस है उसके लिए उनके वकीलों ने अप्रोच किया हुआ है कि इसको क्वैश किया जाए और खान साहब को रिलीज़ किया जाए। डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी कि इनको ये मंगल के रोज़ इनको रिलीफ मिल सकता है? वो जो इन पे केस था, सज़ाएँ थी, क्वैश, या उनको ये ख़त्म किया जा सकता है सर? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि कोई भी सजा किसी को भी किसी अदालत से हो और अगर सेशन कोर्ट से हो तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में हो सकती है। तो वो तो बिल्कुल जो खान साहब को सजा हुई है तोशा खाना में तो उन्होंने वो राइट ऑफ अपील तो एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन नॉर्मली ये भी होता है कि उस अपील के साथ एक उस सजा की मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दी जाती है। तो उसका जो मुसलमान उसूल ये है कि उसमें देखा जाता है कि जो कॉन्विक्ट है उसको पनिशमेंट कितनी हुई है, और जो 3 साल की सजा है इसको लेसर पनिशमेंट समझा जाता है। और लेसर पनिशमेंट में ये बहुत आम रूटीन है कि कोर्ट जो है वो उसमें सजा मुअत्तल करके फैसला अपील जो है उनको जमानत पर रिहा जो है वो करने का हुक्म सादर कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, गो कि ये डिस्क्रेशन है हाई कोर्ट की, एपेलेट कोर्ट की। लेकिन जो नज़ायर हैं इसमें और जो उसूल कानून वज़ा हैं उसमें ये है कि लेसर पनिशमेंट में आप जो है वो जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड करके तो उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अच्छा, मैं सदर पाकिस्तान के जो ट्वीट के हवाले से अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ शाह खबर साहब, ये बताइए कि उनके जो लीगल एडवाइज़र है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन साहब, तो इतना अहम इशू था, उन्होंने उनको कंसल्ट नहीं किया इस मामले पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तो चूंकि थोड़े से अबनॉर्मल सिचुएशन है ना, वैसे तो जो ठीक है वो जो उनके डायरेक्टर जनरल लॉ हैं वो एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी राय अपनी जगह पे है। लेकिन सदर मुमलिकत को या वजीर आजम को, फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई कानूनी मशवरा लेना है तो वो फिर वजारत कानून जो है वो मौजूद है, वो लॉ डिवीजन से देते हैं।
और लॉ डिवीजन जो है वो सदर मुमलिकत को भी और वज़ीर आज़म को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी हिदायत, मतलब कि उनको असिस्ट करते हैं कानून की पोजीशन समझाने में। तो यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि चूंकि अब यहाँ पे सिचुएशन एबनॉर्मल है, जो सदर मुमलिकत हैं उनके और फेडरल गवर्नमेंट के आपस में राब्ता कार इतना नहीं है, या एतमाद का फुकदान है, तो इसके नतीजे में अगर मेरा ख्याल है कि वो वजारत कानून को रूटीन में रुजू करते किसी भी सिलसिले में, तो वजारत कानून उनको ठीक तरीके से असिस्टेंस या गाइडेंस कर सकती थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उस अदम फुकदान और अदम एतमाद के नतीजे में ये सिचुएशन है कि इस वक्त सदर मुमलिकत एक अलग लीगल स्टांस लिए हुए हैं और वजारत कानून जो है वो बिल्कुल एक अलग स्टांस पे एक सर लास्ट क्वेश्चन सर, अगर कल खान साहब की मंगल के रोज़ ज़मानत हो जाती है, सज़ा सस्पेंड हो जाती है, क्या उनको जेल से, अटक जेल से रिलीज़ किया जाएगा, या जो उन पर साइफर केस है उसमें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और बहुत सारे केसेस में उनकी ज़मानतें जो हैं कैंसल हो गई बिकॉज ही वाज सेंटेंस्ड। तो क्या देखते हैं आप, कल उनको दोबारा गिरफ्तारी डाली जाएगी या ही विल बी फ्री मैन टू गो टू लाहौर और जमान पार्क जाएं और दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू करें? सर रऊफ साहब, ये जो है मेरा ख्याल ये है, बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो साइफर वाला केस है FIA ने जो काटा हुआ है, जिसपे FIR हुई है, उस पे FIA ने ऑलरेडी उनकी जो अरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर दी है वहां पे जेल में जाके। अच्छा, तो वो उसमें जेरे हिरासत तस्वर होंगे। अगर उसमें जेरे हिरासत हैं तो फिर जब तक उनकी उस केस में जमानत नहीं होती, तो अगर उनकी सजा मुअत्तल भी हो जाए तो फिर किसी और मुकदमे में अगर वो जेरे हिरासत हैं तो फिर सरे दस उनका बाहर आना मुश्किल है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर, ग्रेटफुल, थैंक यू। शाहवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब ब्रेक पे जाना चाहेंगे या हम ब्रेक ले लें? मेरा कल वापस आके कोई वो मरियम नवाज साहब वाला ट्वीट वाला जो कहानी है ना वो जरा बताते हैं आप जी, और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप बड़ा इंटरेस्टिंग से जवाब दे रहे थे कि ट्विटर ने किन किन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जरा कंटिन्यू कीजिएगा वो डिस्कशन। ट्विटर ने बड़े बड़े लोगों को ना ख़राब किया, मैं तो ये कहूँगा। दोस्तियाँ भी ख़राब हुई हैं, तल्लुकात भी ख़राब हुए हैं। ये तो हमने भी कई दोस्तियों को कुर्बानी दी है, कुछ हमारे दोस्तों ने कुर्बानियाँ दी होंगी, क्योंकि ट्विटर वो फोरम है जहाँ पे फौरी तौर पर आपको जवाब आता है। पहले अखबार होते थे, पहले रेडियो होते थे, लोग रेडियो पे खबरें सुनी 24 घंटे बाद देखेंगे, कोई रिएक्शन का आपके पास नहीं, फीडबैक नहीं दे सकते थे। फिर अखबारात है तो 24 घंटे थे आपके पास, सुबह का अखबार पढ़े आपका खून जलना शुरू हुआ, किसी ने मेरे बारे में बात की है। अब कल का आएगा 24 घंटे बाद ही आपकी बात छपेगी। सो देयर वाज रिएक्शन टाइम, गुस्सा आपका कम होता जाता था। फिर उसके बाद वो टीवी चैनल है, टीवी चैनल पे भी ये हुआ कि आपको देर लगी कि किसी ने आपके बारे में बात की, किसी ने सुना, फ़ोन किया, मैसेज किया, फलां बंदा तेरे बारे में ये कह रहे, देखना, जाते जाते आधी सुनी बात, आधी ना सुनी, क्लिप मंगवाया, तो वो भी दरमियान में थोड़े से रिएक्शन टाइम पासेज आते थे। इस ट्विटर ने क्या किया है, इसमें कोई रिएक्शन टाइम नहीं है आपके पास। फौरी तौर पर आपको किसी ने कोई बात की, आपको गुस्सा आया और आपने मुँह ताड़ उसके जवाबात दिए हैं, और जिसमें तल्लुकात भी ख़राब हुए हैं, दोस्तियाँ, ये जितना भी आपको इतनी बदतमीज़ी, ये तूफ़ान बदतमीज़ी नज़र आता है, मोस्टली इसका नतीजा ये है कि लोगों के पास रिएक्शन टाइम नहीं रहा। अपने आप को थोड़ा सा रोक के 5 मिनट 10 मिनट कि ज़रा थोड़ा सा उसको ठंडा हो गया, क्योंकि गुस्सा आपका ठंडा हो जाए, समबडी सेड समथिंग नास्टी अबाउट यू, आप उसी टोन में जवाब देना चाहते हैं। हमारे खित्ते में तो बहादुरी समझी जाती है कि किसी ने आपको कोई बात की है, आगे मुंह तोड़ जवाब दो। यहाँ पर तो किसी को इग्नोर या वेल लेफ्ट करने का तो कंसेप्ट ही नहीं है। या जवाब देना है तो अगले ने मुझे तकलीफ दिया तो मैंने उसको बढ़ के तकलीफ देनी, इग्नोर नहीं करना। सो इन चीज़ों ने यहाँ पे पूरे के पूरा मुआशरे को अफेक्ट किया। इंटॉलरेंस बढ़ी है लोगों में, जैसे मैंने कहा दोस्तियाँ तल्लुकात ख़राब हुए कि मैंने अभी जवाब देना है। अच्छा, मैंने जवाब ना दिया, जवाब देने का क्यों दबाव है आप पे कि मैंने अभी ना जवाब दिया तो लोग कहेंगे डर गया है, ये बुज़दिल है। अच्छा, इसका मतलब है जो बात इसके बारे में कहेगी वो ठीक है, इसलिए चुप करेगा। यहाँ चुप करना भी तो कमज़ोरी है ना। इग्नोर करने को कमज़ोर आदमी को समझा जाता है, ताकतवर को नहीं समझा जाता कि उसने कहा जी ठीक है आपने जो कहना है कह लिया, मैं जवाब नहीं देता। अब यही कुछ हुआ है यहाँ पे ट्विटर को। मैं ये उससे छोटे लेवल की थोड़ी सी बात का, अब इसको बड़े कैनवस पे लेके जाते हैं। मरियम नवाज साहबा, जो मैं आपको बता रहा था कि मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट करने शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी, बड़े सख्त ट्वीट किए उन्होंने। तो उन्होंने उसमें चौधरी निसार अली खान साहब ये वजीर दाखिला थे, तो कराची में किसी ने उनसे पूछ लिया कि वो जी मरियम नवाज साहब ने फलां बात पे ये बात की है, ये पिछली हुकूमत की बात है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी चौधरी निसार अली खान साहब। उन्होंने कहा जनाब कि मरियम साहबा के लिए इतला के लिए अर्ज़ है, हुकूमतें ट्विटर पर नहीं चलती, ये बाकायदा इट्स अ डैम सीरियस बिजनेस,
इसमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है अगले की बात को, इशू को, लॉ को, कानून को, पोजीशन को। रियासत आप चला रहे हैं, तो इस पे आपने ट्विटर पे लोगों को ठीक नहीं करना, ना गवर्नेंस करनी है। तो मरियम साहब नाराज हो गए थे उस बात पे, क्यों कह रहे हैं अल्टीमेटली ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरने की जो पहली वजह थी, बड़े लोग जो अंदर खाते बताते हैं, वो मरियम नवाज साहबा का मीडिया सेल और उनका ट्विटर था कि रोज़ की बुनियाद पे वो कुछ ऐसे इदारों के साथ एंगेज हुई या चीज़ें हुई या लोग हुए, जिसके बाद उन्हें भी मसाइल हुए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी हुए। वो एक लंबी कहानी है। इसके बाद खान साहब आ गए। खान साहब को तो सारा काम ही इस पे ट्विटर पे चल रहा था, सारी वो सियासी दुकान ही, वो ये पीटीआई का जो वो उसका नैरेटिव था, उनके कुल्लियत थे, इन्होंने इसको साइंटिफिक एक बना दिया, एक टूल बना दिया कि हमने ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमने पूरा लोगों में बयाने बनाने, हमने डोमिनेट करना है और मुखालफिन को तहस नहस करना। किसी की इज्जत का तो मतलब कंसेप्ट ही नहीं था। जो इतने गलीज ट्रेंड चलाए गए हैं, खान साहब की पार्टी ने चलाया या खान साहब के खिलाफ चलाए गए उनके मुखालफिन ने, वो पढ़ के कानून से मतलब धुआं निकलने वाली बात होती है। सो इन्होंने भी कोई चीज़ जो है खान साहब के देखे, दुनिया भर के ममालिक के साथ जो तल्लुकात ख़राब हुए जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मरियम नवाज साहब की तरह सारी हुकूमत ट्विटर पे चला रहे थे। हर मुल्क के साथ ट्वीट करना है, सफारती मामला। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। उन्होंने जनाब यूरोपियन यूनियन को उन्होंने आके कोई उस पे एक तलवार चलानी है तो ट्विटर, ट्रम्प पे, उन्होंने आके अमेरिका पे चलानी है तो उस पे उन्होंने करनी है, बाइडन पे चलानी है, फिर अफगानिस्तान के मसाइल हैं वहाँ चलानी है, चाइना हो, सऊदी अरब, तुर्की, ओआईसी, इंडिया। फिर बाद में कहते थे कि इंडियन पीएम मेरा फोन नहीं उठाता। हार्श ट्वीट। मतलब आपको इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए थी। मोदी साहब जो है जितने भी आपके हमारे हिसाब से गलत हों, आप उनको फिर भी एक एड्रेस करते होते हैं कि एक रियासत के प्राइम मिनिस्टर है, आप भी हैं, कल को मिलना भी है ना आपने। सो उन्होंने आके एक अच्छा खासा कह दिया कि वो उसमें एक उन्होंने लिखना खान साहब ने कि स्मॉल पीपल सिटिंग ऑन बिग प्लेसेस। फिर बाद में उसी स्मॉल आदमी को फोन करते थे, फोन नहीं उठाता था। खुद कहा जी मोदी साहब मेरा फोन नहीं उठाते, ये ट्विटर की वजह से। आप फॉरेन ऑफिस को डील करने देते, आप अपने मतलब है उसको जो मीडिया सेल है उसको डील करने देते, अपने फॉरेन मिनिस्टर को करने देते, तो ये मसाइल ना होते। सो खान साहब का जो डिजास्टर की मेन रीजन थी जो मरियम साहबा की, वो ट्विटर था। आरिफ अलवी साहब भी उसी पार्टी से आए हुए हैं। अब कल से जो ये मतलब ताबड़तोड़ चीजें हो रही हैं, हाँ। इनको ट्विटर पे आने नहीं चाहिए था प्रेसिडेंट को। इन्हें अपने मीडिया सेल को कहते हैं, वो प्रेस रिलीज जारी करता, क्योंकि हाँ। मीडिया का जो डायरेक्टर होता है उसको पता होता है मैंने कौन सी लैंग्वेज कितनी इस्तेमाल करनी है, और वो जो गुस्सा कावड़ जो भी होता है ना, जाते जाते थोड़ा सा कम हो जाता है। पर ट्विटर तो वही है ना, किसी ने बात की है उसके बाद आपने जवाब देना है। सो खान साहब को बता दूं, अपने इसी ट्विटर की वजह से या अपने बोलने की वजह से, इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने, इसी तरह आरिफ अलवी साहब ने, मैं हालांकि लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन मैं इन तीनों को जरा इसलिए फोकस कर रहा है कि दीज 3 आर द वेरी टॉप पीपल। इन तीनों के अगर माजरत के साथ लोग मानने के तो नहीं गए, द राइज एंड फॉल की अगर वजूहत आप चेक करें ना, जहाँ पे और वजूहत भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा ट्विटर ही था, एक वन ऑफ द मेन रीजन आपको जो कॉमन मिलेगी ना, इनमें मरियम नवाज साहब हों, इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब में, वो ट्विटर है। जो ट्विटर का रेखलेस इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, कि मुखालफिन को रगड़ दो, दुनिया को रगड़ दो, किसी को नहीं बख्शना। उस बख्शने के नतीजे में मरियम साहब भी जेल भुगते ही, इमरान खान साहब जेल बैठे हुए हैं, आरिफ अलवी साहब अल्लाह भला करे जनाब खैर खरिया से घर जाए बाद में जब उनकी टर्म पूरी हो। बहरहाल वो क्या कहते हैं, हम तो नेको बाद हजूर को समझाए जाते हैं, करनी तुझे अपनी मर्जी है, ठीक है, हम तो इतनी बात कह सकते हैं सारी की सारी। ठीक है क्लास साहब, आपने इतनी नहीं काफ़ी सारी बात कह दी, वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।